everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर प्री बोर्ड टू बोर्ड 100% सक्सेस प्लान के साथ। जी हाँ, आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी का इंतजार यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि आज के इस धमाकेदार सेशन में हम अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए पहले यूनिट को सक्सेसफुली कवर करने वाले हैं। जी हाँ, पहला यूनिट जिसका नाम है नेटवर्किंग क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें पढ़ने आपको दो चैप्टर्स, दैट इज इंटरनेट बेसिक्स एंड इंटरनेट वेब सर्विसेज। उन्हीं दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, जिससे आपके 10 से 20 नंबर पक्के हो जाने। तो यदि लेकर आना चाहते हो अपनी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स, जो कि हमारा शुरुआत से टारगेट रहा है, और इसी बात का इतिहास भी गवाह है कि स्टूडेंट्स आराम से इन सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बस करना क्या है, आपको मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ाई करनी है ना। अब वो सारे बच्चे जिनके बैकलॉग बने हुए हैं, जिन्होंने अभी तक बुक भी नहीं खोल के देखी है, या जो डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि मैम आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे, मेन सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ लेते हैं बट अभी तक हमने IT AI CA जैसे सब्जेक्ट्स को देखा भी नहीं है। तो बेटा ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई कर ली है लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं। बहुत सारे डाउट्स से समझ नहीं आ रहा है मैम, डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम सिर्फ यूनिट या चैप्टर नहीं समझेंगे, इसके साथ हम वो सारी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि इस चैप्टर से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे अटेंड करना है, या किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एज इट इज आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन की इंपॉर्टेंस आपको 100% क्लियर हो चुकी है, और करते हैं शुरुआत धमाकेदार आज के इस सेशन की। क्लास 9 to 12 IT IP AI CA सभी सब्जेक्ट्स की आपकी बरखा मैम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को यदि शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो जरा जल्दी से कर दो शेयर, क्योंकि आगे HTML वाला कंप्लीट वीडियो आपका इंतजार कर रहा है ना जी। चलो तो सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन यूनिट 1 नेटवर्किंग में टॉपिक्स को समझने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज नेटवर्क, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलो बताओ पहला नेटवर्क कौन सा बना। उससे पहले ये बताओ कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क मींस लिंकिंग और कनेक्टिविटी, है ना। नेटवर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, रेलवे नेटवर्क होता है, एयरवेज का नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस नेटवर्क की, कंप्यूटर नेटवर्क की। एंड वन मोर नेटवर्क विच इज वेरी पॉपुलर और फेमस नेटवर्क, दैट इज सोशल नेटवर्क, है ना, जिसमें सोसाइटी फॉर्म होती है, सोशल मीडिया पे भी सोशल नेटवर्किंग की जाती है, राइट। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किस कंप्यूटर की मैम, किस नेटवर्क की, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो व्हाट वी कैन से दे फॉर्म अ नेटवर्क, और ये एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बाकी सारे नेटवर्क्स की बात करते हैं वैसे कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है। अब पहला नेटवर्क कब और किसने बनाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, MCQs में आता है, तो ध्यान रखना। ARPANET इज द फर्स्ट नेटवर्क जो कि 1980s के टाइम पे क्रिएट किया गया था, है ना। 1980s के टाइम पे क्रिएट किया गया था ARPANET, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किसने क्रिएट किया था मैम, ARPA एजेंसी ने। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने एक फर्स्ट नेटवर्क बनाया था, जिसको उसने अपनी एजेंसी के नाम से रख दिया था, दैट इज ARPANET। कहां क्रिएट किया गया था मैम, US डिफेंस डिपार्टमेंट में। US डिफेंस डिपार्टमेंट क्या चाहता था, दो यूनिवर्सिटी थी इनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। अपने दोनों यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते थे ताकि वो आराम से डेटा और फाइल को शेयर कर सके, क्योंकि नेटवर्क का सबसे मेजर यूज क्या है, किस लिए हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि हम डेटा को, फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो डेटा और फाइल्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स थे लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, यूनिवर्सिटी बहुत दूर दूर थी, तो US डिफेंस डिपार्टमेंट चाहता था क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कोई नेटवर्क क्रिएट किया जाए जिससे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दे। तो ARPANET एजेंसी ने ये पॉसिबल कर दिखाया। तो पहला नेटवर्क ARPANET के नाम से डिजाइन किया गया था US डिफेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर क्या मैम नेटवर्क की शुरुआत होकर एंड हो गई, जी नहीं, यहां से नेटवर्क की धमाकेदार शुरुआत हुई थी, और इतनी धमाकेदार शुरुआत हुई कि आज हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। बिना इंटरनेट हमारे काम ही नहीं हो पाते हैं, तो आप समझ सकते हो, है ना। नाउ दूसरा नेट बना, दैट इज NSF नेट, जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन। यहां से ARPANET से नेटवर्क की शुरुआत हुई, दूसरा नेटवर्क बनाया गया था NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क।
1980s के बाद, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम फिर क्या हुआ, तो बेटा फिर ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए चले गए और पूरी दुनिया में क्या किया गया, ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट किया गया जिससे फॉर्म हुआ इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगर इंटरनेट की डेफिनेशन आई तो क्या लिखोगे, इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जिसमें बहुत सारे लार्ज और स्मॉल नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया कि इंटरनेट इज अ कंपोज्ड ऑफ लार्ज और स्मॉलर नेटवर्क्स दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर वर्ल्ड वाइड जितने कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस इंटरनेट के नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है मैम, पहला यूज होगा डेटा और फाइल को शेयर करने के लिए, दूसरा यूज यहाँ पर मैम कॉस्ट कम हो जाती है। अब आप सोचोगे कॉस्ट कैसे कम हो रही है मैम, सुनो देखो, जब आपकी कंप्यूटर लैब में आप जाते हो, जो स्कूल में आपके लैब बनी हुई है या कैफेज वगैरह में जाते हो, तो वहां देखते हो 10 से 20 कंप्यूटर्स लगे होते हैं। अगर मुझे हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटिंग का टास्क देना है, हर एक कंप्यूटर्स में कुछ स्कैनिंग वगैरह का काम करना है, तो हर एक कंप्यूटर के साथ क्या प्रिंटर और स्कैनर परचेज करके लगाऊंगी, कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट रहेगा, उसके अलावा इन सारे डिवाइसेस का कॉस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम नेटवर्क का यूज कर लेते हैं, एक बार कॉस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आप एक प्रिंटर से 10 कंप्यूटर से प्रिंटिंग का कमांड दे सकते हो, आप एक स्कैनर से 10 कंप्यूटर से स्कैनिंग करवा सकते हो, आप एक हार्ड ड्राइव को मल्टीपल सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो रिसोर्स शेयरिंग है ना, वही आप बोल सकते हो हार्डवेयर शेयरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन नेटवर्क। तो नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं, कॉस्ट बचती है, डेटा फाइल को शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर जिसको रिसोर्सेज कहते हैं उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इंटरनेट किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। इंटरनेट होता क्या है, ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेट का फुल फॉर्म हो गया मैम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नाउ these network may link 10, 100,000 of computers, enabling them share information with each other to share resources such as powerful computers, printer, scanner and databases. Database को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है कंप्यूटर्स को आप शेयर कर सकते हो, किसी एक कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है उसको दूसरे कंप्यूटर में आप देख सकते हो आसानी से, डेटाबेस को शेयर कर सकते हो। तो ये सारे टास्क है जो इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू बेसिकली कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है www। मैंने कहा मैम आप एक्सेस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो दुनिया भर की एक्सेस करते हो इंटरनेट पे वो कैसे एक्सेस हो रही है, तो वो सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ www के थ्रू, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या इंटरनेट और www एक ही है मैम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है बेटा जी, इंटरनेट और www इज सेम और नॉट, तो इट इज नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है ना। इंटरनेट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, www लोगों को कनेक्ट करता है आपस में। इंटरनेट पर बेस्ड जितनी सर्विसेज है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, गेम्स खेलते हो, मूवीज देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो इंटरनेट को, है ना, आप ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन द इंटरनेट ना, जो इंटरनेट सर्विसेज आप यूज कर रहे हो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, www के थ्रू पॉसिबल है। और ये जो कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है वो कैसे पॉसिबल है, वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। अंडरस्टूड दिस थिंग, आई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, जितने प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पे यूज होते हैं, जितने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम्स जो आप यूज कर रहे हो उन सभी का कलेक्शन, जितनी वेबसाइट्स आप देखते हो वो सभी चीज कहां आपको मिलती है, वो सभी क्रिएटेड और इंस्टॉल्ड होती है www पर। तो जितनी भी हाइपर टेक्स्ट है और मल्टीमीडिया फाइल्स है वो सभी इंटरनेट पे कहां स्टोर होती है, www पर स्टोर होती है, वही क्रिएट होती है, वही लिंक होती है, वहीं से आप एक्सेस कर पाते हो। तो इट इज जस्ट लाइक अ वेब सर्वर, वी कैन से इट कि एक वेब सर्वर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, बट ये लार्ज वेब सर्वर होता है, ठीक है जी। www वाज प्रपोज्ड बाय 1989 टू 1991, हु इज प्रपोज्ड दिस, सर टिम बर्नर्स-ली। याद रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यूज में आता है। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 से 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इसको डेवलप किया था। साथ ही में उन्होंने HTML लैंग्वेज को भी क्रिएट किया था और एक टेक्स्ट ब्राउजर को क्रिएट किया था जिसका नाम बेसिकली 1990s में डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो HTML, टेक्स्ट ब्राउजर्स और वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया, सर टिम बर्नर्स-ली ने। कब, 1989 से 1991 में। अब जो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी। क्या लिख कर आओगे बेटा,
ये आंसर लिख कर होंगे। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर, मॉडेम, नाम तो सुना होगा, हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, नाम सुना है ना आपने। अगर आपके घर पे भी इंटरनेट कनेक्शन है तो आपने वाईफाई या राउटर के थ्रू कनेक्शन लिया होगा या मॉडेम का यूज कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो बेसिकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो इंटरनेट पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू, वो इंटरनेट कहलाता है। बट वहीं डब्ल्यू की बात करें तो इन कंप्यूटर्स पे जो आप इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हो, वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, डब्ल्यू, जहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, हाइपरटेक्स्ट, मल्टीमीडिया लिंक्ड होते हैं। ओके, आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, किस फॉर्मेट में आती है, हाइपरलिंक के फॉर्मेट में आती है। कहां से मिलती है, www से मिलती है। व्हाटएवर यू आर सर्चिंग ऑन गूगल, तो आपको सब हाइपरलिंक के फॉर्मेट में मिलता है। ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डेटा सब हाइपरलिंक में मिलता है। तो ये हाइपरलिंक्ड डेटा स्टोर कहां होता है, www पर। ठीक है, इंटरनेट इजंट जस्ट द वेब पेजेस दैट यूज एवरीडे। इंटरनेट कोई वेब पेज नहीं है जिसको आप हर दिन यूज कर रहे हो, है ना। लेकिन www मेड अप ऑफ वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट से मिलकर इस www को बनाया हुआ है। तो इसको आप एक वेब सर्वर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इन वेबसाइट्स क्या होती है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो जितनी भी हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके वेब पेजेस और वेबसाइट्स के फॉर्मेट में होते हैं, वो सब कहां जाके स्टोर होते हैं, www पर। ठीक है, बट इंटरनेट इज नॉट अ वेब पेज। इंटरनेट कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जिसमें टीसीपी आईपी इज द मेन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आगे अभी हम देखेंगे। तो इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनेट कनेक्टेड द कंप्यूटर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्टिंग द पीपल। ओके, समझ में आ गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म्स अ large part of internet but it is not an internet. Clear? Now come to the next question or next important part, that is internet terminology. अब इंटरनेट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें पूरा पढ़ना है इस यूनिट में। दोनों, इस पूरी कंप्लीट यूनिट में हम इन सारी टर्मिनोलॉजी को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंप्यूटर है जो कि वेब सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली हम यदि क्लाइंट की बात करें तो मल्टीपल क्लाइंट्स आर देयर। इंटरनेट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और एक आपका मेन यहाँ पे सर्वर सिस्टम होगा और ये सारे क्लाइंट सिस्टम इससे कनेक्टेड होंगे। ये सभी क्लाइंट सिस्टम्स है और ये एक मेन सर्वर सिस्टम है। तो इसको कहते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंटरनेट वर्क्स ऑन विच आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर, जहां पे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर इनकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, सर्वर इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। कैसे फुलफिल करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सर्च करने वाले हैं वो सर्वर अपने डेटाबेस में से एक्सेस करता है और फिर आपको रिक्वेस्ट को वापस एज ए रेस्पॉन्स सेंड करता है। तो सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम, हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस, और जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो वेबसाइट्स के फॉर्मेट में, वो सर्वर से ही आप तक डिलीवर की जाती है क्लाइंट सिस्टम तक। सर्वर इज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एंड क्लाइंट्स आर मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, नाउ वेब पेजेस की बात कर ले तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई आपकी फाइल एज इट इज स्टोर नहीं होती है। इंटरनेट पे सिर्फ एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट स्टोर होता है जिसको वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, दैट इज वेब पेज, जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है। जैसे HTML लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेज, बेसिक लैंग्वेज है, बहुत बेसिक लैंग्वेज है जो स्टैटिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो वेब पेज क्या हो गया, वो डॉक्यूमेंट जो कि सर्वर पर स्टोर होता है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, है ना। वेबसाइट के अंदर आप देखते हो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो कि सर्वर पर स्टोर होते हैं। आप NCERT की वेबसाइट यूज करते हो, CBSE की वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो CBSE की वेबसाइट में भी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट वेब पेजेस खुलते हैं ना, तो वो बेसिकली कहाँ स्टोर होते हैं, सर्वर पर। क्लियर, और ये सभी वेब डॉक्यूमेंट्स है। नाउ वेब पोर्टल, वेब पोर्टल इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात समझा रही हूँ यहाँ पर। यदि मैं वेब पोर्टल की बात करूं तो वेब पोर्टल इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, और यदि मैं वेब पेजेस की बात करूं तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अंडरस्टूड दिस थिंग?
है ना। अगर मैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल की बात करती हूँ तो यू नो दिस एमपी ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा वहां से एक्सेस कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, तो वो एक वेब पोर्टल है। और अगर मैंने सीबीएसई की बात करी, cbse.nic.in, तो ये एक वेबसाइट हुई जहां पे सिर्फ सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन होगी, गोल ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मल्टीपल गोल्स, मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाती है। और ये वेबसाइट किससे मिलती है? बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनती है। आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट खोलोगे तो होम पेज मिलेगा, करिकुलम पेज मिल जाएगा, है ना, आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग इंडिविजुअल वेब पेजेस होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे काम में जो मेन हीरो होता है वो होता है आपका वेब ब्राउजर। अगर ये वेब पोर्टल, वेबसाइट, वेब पेज को एक्सेस करना है तो एक ही सोर्स है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के ना तो आप लैपटॉप से, पीसी से, ना मोबाइल फोन से, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि इंटरनेट को एक्सेस करना है तो ब्राउजर होना बहुत जरूरी है। कोई सा भी वेब ब्राउजर, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स या नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, यूसी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, भाई बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल है। कोई भी ब्राउजर यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है तो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सर्वर से वेब पेजेस को, वेबसाइट को डिलीवर करने के लिए वेब ब्राउजर नाम के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। वेब क्लाइंट कौन होते हैं? वो यूजर्स, सारे क्लाइंट सिस्टम्स जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो रिक्वेस्ट करते हैं। देखो, वेब क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर आर द वेब सर्वर्स, लाइक दिस आर द सर्वर्स जो कि यूजर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। दैट्स इट। अब बात कर ले ब्लॉग, वेब ब्लॉग की। तो ब्लॉग, वेब ब्लॉग क्या होता है? बेसिकली पर्सनल डायरी जो बच्चे लिखते हैं, जो दिन भर में उनके साथ में क्या हुआ है वो लिखना पसंद करते हैं, है ना। अब उसे आप यदि ऑनलाइन लिखोगे तो वो आपका लॉग बन जाएगा, है ना। इसको वेब ब्लॉग कहा जाता था, लेकिन आजकल हम इसको एक शॉर्ट नाम से जानते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज ब्लॉग। अंडरस्टूड? तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी। और ब्लॉगिंग की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ब्लॉगिंग में क्या होता है, वो सब जानेंगे। न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, है ना। इंटरनेट पर एक ग्रुप बनता है बेसिकली, जिसमें कुछ सेम इंटरेस्ट के लोग कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसी के बारे में बातचीत करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं, तो इसको न्यूज ग्रुप कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। और ईमेल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मैम ईमेल एड्रेस की, ठीक है। दीज आर दी कॉमन इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज जिसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ओके जी, चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वेब सर्वर के बारे में, क्योंकि वेब सर्वर इकलौता एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हो, इसको आप एक हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। अलग अलग डेटाबेसेस में आपकी इंफॉर्मेशन होती है। जितनी भी वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर रहे हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस में जो वेबसाइट्स अवेलेबल है, वो सब कहां स्टोर होती है? एकमात्र वेब सर्वर में, ठीक है। वेब सर्वर का नाम ही वेब सर्वर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ सारी वेबसाइट्स स्टोर की जाती है। जितनी भी वेबसाइट, कोई जो भी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, कोई शॉपिंग वेबसाइट्स है, सब यही स्टोर होती है वेब सर्वर पर ही। तो वेब सर्वर इज अ www, वेब सर्वर को ही www कहा गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दैट स्टोर्स वेब सर्वर डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। एक्चुअल में जितने भी क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं वो अपने सिस्टम पर या मोबाइल फोन पर एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं जिसके थ्रू आप सर्वर पर स्टोर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, और वो सॉफ्टवेयर आपका वेब ब्राउजर होता है। तो जो रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट सिस्टम से वो ब्राउजर के थ्रू होती जाती है। तो ब्राउजर एक इंटरमीडिएटर का काम करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। समझ में आ गई बात? मान लो कि ये एक क्लाइंट सिस्टम है और ये एक सर्वर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? सर्वर सिस्टम। अब यहाँ पे डेटाबेसेस है सर्वर के पास में जहां पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अब क्लाइंट सिस्टम सर्वर से कनेक्ट कैसे होगा? कनेक्ट होने के लिए क्लाइंट सिस्टम के पास में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है वेब ब्राउजर, जहां पे इस तरीके से आपको गूगल लिखा हुआ दिखता है, सर्च बार बनी हुई दिखती है। तो ये वेब ब्राउजर इकलौता एक सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। सर्वर से इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस करता है और वापस यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे वो इंफॉर्मेशन वापस आपके क्लाइंट सिस्टम तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। तो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन का काम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहा है बेटा जी? वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, जो आपने नाम सुने होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे यदि वेब सर्वर की डेफिनेशन आ गई तो अब लिख कर आओगे, वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और इज अ सिस्टम दैट
fulfills the request of the client system by using which software? web browser. Understood? यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि ये जो क्लाइंट सिस्टम है वो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर से फिर आपको रेस्पॉन्स मिलता है। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का जो खेल है वो वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में होता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो वेब सर्वर में, वेब क्लाइंट में या फिर आप वेब ब्राउजर में, तीनों आपको क्रिस्टल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर दैट वेट फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर। वेब सर्वर जनरली बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम जो जनरली वेट करता है कि क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आएगी वेब ब्राउजर के थ्रू और वो उसको फुलफिल करेगा। क्लियर? तो इसके लिए वहां पर कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की यूज की जाता है, मतलब कि सर्वर पर भी डायरेक्टली डेटा ऐसे स्टोर नहीं हो जाता है। सर्वर भी जो डेटाबेस से वैल्यूज को फैच करता है तो उसके लिए भी उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि आपका जावा स्क्रिप्ट आ सकता है, ठीक है, PHP लैंग्वेज हो सकती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब कुछ वेब सर्वर के एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं जैसे अपाचे, IIS, Nginx, है ना, GWS, नेटसाइट, ये आपके वेब सर्वर के नाम है, उनके एग्जाम्पल से कर लेना। वेब सर्वर की डेफिनेशन आती है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साथ ही वेब सर्वर के नाम और एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये उनके पर्टिकुलर लोगोज है जो आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आफ्टर वेब सर्वर, डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड सर्वर। अब आप सोच रहे होंगे मैम अभी तो आप वेब सर्वर को बोल रहे थे कि वेब सर्वर पे सब होता है, अभी सर्वर क्या होता है? सुनो, सर्वर मतलब एक ऐसा सिस्टम, बेसिकली वेब सर्वर पे सारी वेबसाइट स्टोर होती है, लेकिन सर्वर वैरायटी ऑफ सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब के जितने भी वीडियोस है वो कहाँ मेंटेन किए जाता है, पूरा डेटा यूट्यूब का कहाँ मैनेज होगा? यूट्यूब सर्वर पे मैनेज होगा। अगर मैं बात करूं ईमेल की, तो जितने ईमेल्स आप करते हो ना, अब आप और हम तो है नहीं भाई, मिलियन ट्रिलियंस में इंडिया की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, कितनी सारी होगी, तो सब ईमेल का यूज करते हैं। तो ईमेल कहाँ मैनेज किए जाते हैं? ईमेल सर्वर पर। फाइल्स को कहाँ मैनेज किया जाता है? फाइल सर्वर पर, है ना। यूट्यूब की वीडियोस को यूट्यूब सर्वर पर। तो सर्वर भी वैरायटी ऑफ सर्वर्स होते हैं, लेकिन एकमात्र जो वेब सर्वर होता है वो सिर्फ वेबसाइट्स को हैंडल करता है। वो किसको हैंडल करता है? सिर्फ वेबसाइट्स को। अंडरस्टूड? तो अगर हम बात करें सिर्फ सर्वर की, तो इट इज अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट on a network that manage network resources such as sharing a resource like printer, sharing a resource like scanner और storage device। ठीक है, तो अदर जो सर्वर्स हैं आपके जो कि नेटवर्क में मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, प्रिंटर को शेयर करना है, रिसोर्स को शेयर करना है, वो सर्वर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स लाइक फाइल सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर। तो सर्वर के अंदर ही आपका वेब सर्वर भी आता है, सर्वर का ही एक टाइप वेब सर्वर भी है, बट ये लार्ज टाइप ऑफ सर्वर है क्योंकि यहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस में वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। तो वेबसाइट्स के साथ डील करने वाला जो सर्वर है वो कौन सा है? सिर्फ वेब सर्वर है। लेकिन उसके अलावा फाइल सर्वर, ईमेल सर्वर, आपका मेल सर्वर हुआ, यूट्यूब सर्वर हो गया, वो सब कौन से होंगे? सर्वर के टाइप्स की कैटेगरीज में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो वेब सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर सर्व्स ऑफ वेब पेजेस, जो वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को डिलीवर करते हैं यूजर के कंप्यूटर तक। इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से इट हैंडल्स द HTTP रिक्वेस्ट। अब ये HTTP क्या होता है वो भी समझाती हूँ। देखो मैंने क्या कहा आपसे कि मैम यहाँ पर जो डेटा होता है वो बेसिकली, जो वेब पेजेस होते हैं वो बेसिकली सर्वर से क्लाइंट तक आते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर को भी तो डेटा को लाने और ले जाने में किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ती होगी, कोई ट्रांसमिशन मीडियम की जरूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पे वो जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है ना वो HTTP है। मतलब सर्वर पे जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट है, उस हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है सर्वर से क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट से सर्वर के बीच में वेब ब्राउजर की मदद से, वो HTTP ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, काफी डिस्टेंस पर है तो आप बस का यूज करते हो, या आप मैजिक, या फिर आप कोई भी कन्वेंस, अपनी बाइक या वॉट एवर यू यूज, तो आप एक कम्युनिकेशन का मीडियम का यूज कर रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो? एक ट्रांसमिशन मीडियम का यूज कर रहे हो ना बेसिकली। तो वही ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे HTTP है। एक्चुअल में HTTP ही है जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब वो डेटा कौन सा हुआ? वो डेटा होगा आपका कौन सा? वेबसाइट्स, वेब पेजेस, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
ठीक है, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सा भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, या edupillar.com लिखा हुआ है, आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, ठीक है, एनी वेबसाइट यू कैन राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स क्या हो गई? वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट होस्टेड ऑन वेब सर्वर एंड आर लिंक्ड टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइन। अब ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेब सर्वर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर, तो लिख कर आओगे ना आराम से। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज बेसिकली जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करते हो और वो डेटा जाके सेव होता है सर्वर पर, है ना, तो वो आपका हाइपर टेक्स्ट बन जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? तो वेबसाइट किस में क्रिएट की जाती है? HTML लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज HTML लैंग्वेज। वेबसाइट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट में होती है। ये एक डिजिटल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर डिजिटली अपने काम को कर सकता है। वेबसाइट में कैसी इंफॉर्मेशन होती है? वेब पेजेस में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, अदर डिजिटल एसेट्स मिलती है। आजकल तो वेबसाइट्स बहुत इंटरैक्टिव डिजाइन की जाती है, उसमें सारी चीजें आपको मिलती है। जो जितनी ज्यादा इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाता है उसका उतना ज्यादा ही हम बोल सकते हैं कि जो है पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है। आजकल देखते हो आप किस लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए वेबसाइट्स बनाई जाती है। जितनी भी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हर कोई छोटा सा शॉपकीपर भी होगा तो वो वेबसाइट बना देगा अपनी, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है मैम, हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू, हर कोई कंप्यूटर्स के डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ही आजकल इंटरैक्ट कर रहा है ना जी, समझ गए। अब बात कर लेते हैं वेब सर्वर की। यहाँ पे वेब सर्वर और वेब पोर्टल में जो है वेबसाइट, और ये वेबसाइट है बेसिकली, वेब सर्वर तो हमारा हो गया, वेबसाइट एंड वेब पोर्टल में डिफरेंस आता है। वेबसाइट तो अभी हमने देख लिया, अब वेब पोर्टल क्या होता है? अभी मैंने बताया, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पोर्टल इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो स्कूल बैग है वो एक वेब पोर्टल है जिसमें आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सारे सब्जेक्ट्स की बुक रखी हुई है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक है, तो ये अलग अलग वेबसाइट्स है। मेरी बात समझ में आ गई? तो योर स्कूल बैग इज अ वेब पोर्टल एंड इन विच ऑल द बुक्स आर इंडिविजुअल वेबसाइट्स, और हर एक वेबसाइट में आप देखोगे क्या? पेजेस मिलेंगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही हर एक बुक में, हिंदी की बुक में हिंदी से रिलेटेड पेजेस हैं, मैथ्स की बुक में मैथ्स से रिलेटेड पेजेस हैं, साइंस की बुक में साइंस से रिलेटेड पेजेस हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हिंदी की बुक में मैथ्स के पेजेस मिल जाएंगे, नहीं। तो हर एक बुक का अपना इंडिविजुअल मोटिव है। बिल्कुल वैसे ही वेब पोर्टल इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट जिसमें वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, लेकिन वेबसाइट इंडिविजुअली एक ही गोल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसमें उसी से रिलेटेड, जिस टॉपिक पे आपने वेबसाइट बनाई है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो इट इज ऑफन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एक्सेस एंड यूज ऑफ प्रोवाइडेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अ वेबसाइट इज जनरली लिंक्ड टू हिज वेब पेजेस। अब जितनी भी वेबसाइट बनाते हो ना, उसमें जो वेब पेजेस आप रखते हो वो सभी एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज आपने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन की और उसमें आपको स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्पोर्ट्स का कोई एक वेब पेज लगा हुआ है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। सीबीएसई के वेबसाइट में सीबीएसई की इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई गेमिंग वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें गेम की इंफॉर्मेशन मिलती है मैम। तो वेबसाइट इंडिविजुअल बनती है, इंडिविजुअल गोल के साथ में, इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड, उसमें उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब यदि हम वेब पोर्टल की बात करें तो इट इज नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट और गेटवे फॉर यूजिंग अदर वेब सर्विसेज, ऑफर डिफरेंट वेब सर्विसेज, इट इज लिंक्ड टू मेनी अदर वेबसाइट। देखो क्या लिखा है, ये बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्ड होता है। जैसे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल, उसमें बहुत सारी, आधार भी अपडेट कर दोगे आप, कॉलेज में एडमिशन लेना है वो भी कर सकते हो आप, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में, उसी को वेब पोर्टल कहते हैं। अ कंप्लीट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप मैनेज कर सकते हो इंटीग्रेटेड वे में लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन, बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन को, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन को एक ही जगह पर आप मैनेज कर सकते हो, वो एनवायरनमेंट आपका वेब पोर्टल कहलाता है। जिसमें आपका एमएसएन, एओएल, गूगल इज ऑल्सो, याहू, रेडिफ, ये सभी क्या है? वेब पोर्टल्स ही है ना। गूगल पे भी कैसे भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। नाउ कैटर्स टू डिलीवर्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन। वेबसाइट्स क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में हेल्प करती है। यहाँ पर एक गोल के साथ में वेबसाइट बनाई जाती है, जिसमें सीबीएसई एकेडमिक, एनसीईआरटी आपके आ गई, एडुपिलर आ गया, सारी वेबसाइट, आपके स्कूल की वेबसाइट। ओके, चलिए, तो अगर क्वेश्चन आया वेब पोर्टल एंड वेबसाइट में डिफरेंस, तो होपफुली अब आप बहुत आराम से लिखकर आ सकते हो। 4 नंबर में आएगा तो 4 पॉइंट लिखकर आना, 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट लिखकर आना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वेब पेज। वेब पेज क्या हुआ? इंडिविजुअल पेज ऑफ वेबसाइट,
ठीक है। आपके बैग में, आपका बैग जो है वो वेब पोर्टल है, बैग के अंदर जो 5 सब्जेक्ट की बुक्स रखी हुई है, 5 अलग अलग वेबसाइट्स है, हर एक इंडिविजुअल बुक में 100-200 जो पेजेस है वो इंडिविजुअल वेब पेज है जो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं ना। हिंदी की बुक में हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश की बुक में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, मैथ्स में मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज के फॉर्मेट में लिखा होता है। बिल्कुल वैसे ही हर एक वेबसाइट में अलग अलग वेब पेज होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है। तो जनरली वेब पेज क्या होते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट और वेब डॉक्यूमेंट वी कैन से, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में लिंक्ड होते हैं, जो कि सर्वर से लिंक्ड होते हैं वेबसाइट्स के फॉर्मेट में। एनीवन कैन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कोई भी पर्सन जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो वेब ब्राउजर की मदद से इन वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है। इट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, साउंड, इमेज, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन वेब पेज में आप इंक्लूड कर सकते हो। जनरली देखा जाए तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वेब पेज एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कि डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है सर्वर पर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब कंपोनेंट्स क्या हो गए वेब पेज के? यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट वाइज होती है एज वेल एज स्ट्रक्चर वाइज होती है। अभी अगर मैं स्ट्रक्चर और कंटेंट वाइज की बात करूं तो ध्यान से समझना। देखो फॉर एग्जांपल कि ये आपकी सीबीएसई की वेबसाइट है, cbse.nic.in। क्या देखते हो यहाँ पर? कंटेंट वाइज पहले मेन वेबसाइट दिखती है, फिर एक अकेडमिक वेबसाइट दिखती है, एक परीक्षा संगम दिखता है, ऐसे कुछ 4 अलग अलग टैब्स आपको यहाँ पे दिखते हैं जिन पे आप क्लिक करते हो तो आप उसके पर्टिकुलर कंटेंट में जाते हो। मेरी बात समझ में आई? तो किस तरीके से यहाँ पे बताया, स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज कंटेंट वाइज। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपकी वेब पेज में जो कंटेंट है वो अरेंज होता है। मेन वेबसाइट ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, अलग अलग 4 टैब बने हुए प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज। इस पे क्लिक करोगे तो मेन वेबसाइट के कंटेंट में पहुंच जाओगे जहां आपको मेन के सारे कंटेंट मिलेंगे। अकेडमिक में क्लिक करोगे तो अकेडमिक के कंटेंट पे जाओगे। तो जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज कंटेंट वाइज जो है स्टोर होता है। अब कंटेंट वाइज में कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक, टेक्स्ट, एनीथिंग कैन बी, ठीक है। वेब ब्राउजर इकलौता हीरो इंटरनेट का, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, दिस इज वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स को देखने के लिए, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, जिसके थ्रू आप सर्वर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। सो देयर आर मेनी ब्राउजर्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज गूगल क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, मोज़ेक, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, है ना, यूसी ब्राउजर, सबके लोगो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और देखकर समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब इन ब्राउजर्स को क्या कहते हैं हम? ये सारे ब्राउजर्स आपके GUI है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो ब्राउजर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट ओनली और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट ओनली ब्राउजर की बात करूं तो सबसे पहला जो ब्राउजर बनाया गया था दैट इज मोज़ेक। नाम याद रखना, फर्स्ट ब्राउजर जो इन्वेंट किया गया था मोज़ेक, जो कि टेक्स्ट ओनली ब्राउजर था। अब समझते हो टेक्स्ट ओनली ब्राउजर क्या होता है? टेक्स्ट ओनली ब्राउजर मतलब एक ब्लैक कलर का स्क्रीन खुलेगा, उस स्क्रीन पे आपको यदि इंटरनेट को एक्सेस करना है, आपको सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। कमांड लिखकर आप यहाँ पे इंटरनेट पर एक्सेस करते थे, इमेजेस वगैरह को एक्सेस करना है, आपको कंटेंट एक्सेस करना है, इंटरनेट से सबसे पहले कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी होती थी, उसके बाद में आप कमांड लिखकर टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में जो है हम एक्सेस करते थे। लेकिन आजकल ये करते हैं क्या? नहीं, आजकल तो हम बाकायदा गूगल क्रोम पे, मोजिल्ला फायरफॉक्स पे डबल क्लिक करते हैं और आपके सामने जो है ग्राफिकल इंटरफेस खुल जाता है। कैसा इंटरफेस? कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आपको सर्च बार दिखती है, गूगल की सर्च बार दिखती है, नीचे कुछ हाइपरलिंक्स दिखती है, बाकायदा आप यहाँ पे एंटर करो, एड्रेस बार दिखती है जहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। तो दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मोस्ट इंटरैक्टिव वे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा यूजर जिसको लेस टेक्निकल नॉलेज होगा ना, वो भी आराम से इंटरनेट पे काम कर लेता है। लेकिन इसमें टेक्स्ट ओनली में आपको कमांड्स याद करनी पड़ती थी, आपको पहले समझना पड़ता था कि आप कैसे यूज करोगे। तो आजकल जिस ब्राउजर्स को हम यूज कर रहे हैं वो सारे ही GUI ब्राउजर है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि विच इज द फर्स्ट ब्राउजर एंड ब्राउजर कितने टाइप के होते हैं तो बता के आना, ग्राफिकल और टेक्स्ट ओनली ब्राउजर। ग्राफिकल का कितने एग्जाम्पल है? ये सभी ग्राफिकल के एग्जाम्पल्स है। टेक्स्ट ओनली का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज मोज़ेक, ठीक है, जो अब यूज नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वेब ब्राउजर के टाइप्स डिटेल में लिखे हुए हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज रिट्राइवेबल थ्रू ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर जिसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स सबको एक्सेस कर पा रहे हो, वो आपका ग्राफिकल यूजर हुआ।
ठीक है, ये वही सेम लाइन लिखी हुई है। और अगर मैं टेक्स्ट ओनली की बात करूं तो यहाँ देखो, ये टेक्स्ट ओनली, कमांड लाइन, दोनों के डिफरेंस भी देखो। ये देख रही है आपको इमेज, ये टेक्स्ट ओनली ब्राउजर है, मोज़िक जिसको हम कह सकते हैं। आपको बकायदा यहाँ पे कमांड लिख के जो है एक्सेस करना होगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग्स की तरफ। ठीक है, अब ब्लॉग क्या होता है मैम? ब्लॉग जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे पर्सनल डायरी मेंटेन करने की इच्छा रखते हैं, जिनको बहुत इंटरेस्ट है, दिन भर में उनके साथ क्या हुआ वो सब लिखना पसंद करते हैं, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं। बट मैम अब ये तो पर्सनल डायरी ओल्ड टाइप की बात हो गई, लेकिन आजकल भी काफी जो स्टूडेंट्स है, काफी जो पर्सन है वो ये काम करते हैं, डायरी मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन यदि इसी चीज को हम ऑनलाइन कर लें, यही सेम चीज हम ऑनलाइन यदि करें, तो इसको हमने एक नाम दे दिया कि हम जो दिन भर का हमारा लॉग है, जो दिन भर की हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे लॉग। एक्चुअली इस लॉग को जब आप इंटरनेट पर एक्सेस कर रहे होते हो तो ये वेब लॉग बन जाता है। वेब का मतलब इंटरनेट, ये समझ लेना, क्या बन जाएगा? वेब लॉग बन जाएगा। तो वेब लॉग को इन शॉर्ट आजकल कहा जाता है ब्लॉग। याद रखना, ये वेब लॉग के नाम से ही ब्लॉग का इन्वेंशन हुआ है। आजकल इन शॉर्ट हम इसको ब्लॉग कह देते हैं, बट एक्चुअल में ये है क्या? वेब लॉग। ठीक है, लॉग मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर ऑन इंटरनेट with the help of softwares, and these softwares are known as blogging softwares। ठीक है, ब्लॉगिंग करना है तो आपके पास में बहुत सारे ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, आप किसी भी उस पर कर सकते हो काम। ठीक है, अब ब्लॉग में आप वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, जैसे यदि मैं ऑनलाइन ब्लॉगिंग की बात करूँ तो वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। यदि मैं ऑफलाइन ब्लॉगिंग की बात करूँ तो यस, ऑफलाइन ब्लॉगिंग इज ऑल्सो डन। क्यूमाना सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑफलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, राइट। तो ब्लॉग रिफर्स टू अ ऑनलाइन जर्नल विच where entries are posted। देखो वही लाइन लिखी है जहां पे आप एंट्रीज को पोस्ट करते हो, एक ऑनलाइन जर्नल है ना, इंटरनेट के थ्रू। वर्ड ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेब लॉग। देखो वेब लॉग से डिफाइन किया गया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप ब्लॉग्स या वेबसाइट्स को क्या करते हो? क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस, ब्लॉगर, जुमला, ड्रुपल एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। अब कितने तरीके से आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो? कौन कौन से टाइप के ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो? अगर क्वेश्चन आया ब्लॉग होता क्या है तो ये लिख कर आना। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग तो ये लिख कर आना। यदि क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉग तो क्या लिखोगे? पहला टाइप का ब्लॉग कौन सा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। जो कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग, जिसमें आप मैक्सिमम इंटरनेट ब्लॉगिंग का यूज कर लेते हो, जो आपका डेली रूटीन है या जो भी आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बातचीत कर लेते हो, वो नॉर्मल पर्सनल टाइप ऑफ ब्लॉग होता है। कौन सा होता है वो? पर्सनल टाइप ऑफ ब्लॉग। ठीक है, पर्सनल ब्लॉग जिसको आप कहते हो। दूसरा होता है आपका न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग। अगर मैं न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग की बात करूं तो ये वो ब्लॉग्स होते हैं जो बेसिकली आपके जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो न्यूज स्प्रेड करते हैं, वो लोग बेसिकली ये ब्लॉग क्रिएट करते हैं, जो कि जर्नलिस्ट के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जो रेगुलर की न्यूज को वहां अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अगला आता है कंपनी ब्लॉग्स। जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन होती है, यदि वो अपनी अपडेट्स को शेयर करना चाहती है तो बेसिकली वो अपने कंपनी ब्लॉग्स को रन कर सकती है। तो थर्ड टाइप ऑफ इस कंपनी ब्लॉग्स, जहां पे कस्टमर्स जो है, क्लाइंट जो है, बेसिकली इंटरैक्ट होते हैं और उस कंपनी को फायदा ही होता है। बेसिकली हम कहें कि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट ही हो रहा होता है। कस्टमर्स को इंटरैक्ट करना, कस्टमर के साथ में उनको सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स के फीडबैक को एक्सेस करना, वो सब बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। नाउ माइक्रो ब्लॉग की बात कर ले तो माइक्रो ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ मिनी ब्लॉग, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ट्विटर नाम का एप्लीकेशन आपने सुना है ना, जिसमें क्या होता है? ट्वीट करते हैं सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, आपने देखा होगा ट्विटर पे स्मॉल टेक्सचुअल मैसेज के थ्रू ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, जो भी अपडेशंस रहते हैं वो अपडेट शेयर कर देते हैं। तो इसी को माइक्रो ब्लॉग्स कहते हैं, जिसमें आप शॉर्ट कमेंट्स के फॉर्मेट में, वेरी शॉर्ट कमेंट्स के फॉर्मेट में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। बेसिकली अब तो लेटेस्ट अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के थ्रू तो ट्विटर पे आप इमेजेस वगैरह भी शेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसमें 140 कैरेक्टर से ज्यादा का ट्वीट आप नहीं कर सकते थे। तो ट्विटर पे जो भी मैसेज आप शेयर कर रहे हो वो ट्वीट कहलाता है। एक प्रॉपर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो एक फीड चलता है ना, एक टाइमलाइन आप देखते हो, वैसा ही फीड, वैसा ही टाइमलाइन आपको यहाँ भी मिलता है, जिसमें आपको ब्लॉग्स दिखते हैं लोगों के जो वो शेयर करते हैं। ठीक है, आप उन ब्लॉग्स पे कमेंट कर सकते हो, आप इन ब्लॉग्स पे जो है बेसिकली शेयर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, है ना, बेसिकली सोशल मीडिया जैसा ही है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन विल अगेन कम इन योर एग्जाम। व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स? अगर एडवांटेज की बात करूं तो इट इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स, एनीथिंग दैट यू इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो कुछ भी आप यहाँ पे
क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे एडवांटेज की तो इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। ब्लॉग हर कोई क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आप भी चाहो तो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट्स के नाम मैंने बता दिए। बहुत ज्यादा आपको MBA या MTech की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यदि मोबाइल फोन चलाना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे ब्लॉग को इजीली अपडेट कर सकते हो, नया पोस्ट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्लिक करके लाइक भी कर सकते हो। पीपल कैन लीव कमेंट्स ऑफ योर ब्लॉग ऑल्सो। अच्छा, आप आपके ब्लॉग पे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे सोशल मीडिया। नाउ बात करें एक टाइप का सोशल मीडिया ही है ये भी, है ना। नाउ डिसएडवांटेज की बात कर ले तो व्हेनेवर यू पब्लिश इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी। जैसे ही आपने ब्लॉग पब्लिश किया तो जितने भी लोग आपके उससे कनेक्टेड है उन सभी को ये पब्लिश हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपने कोई पोस्ट गुस्से में पोस्ट कर दिया है और बाद में आप फिर उसको रिग्रेट करोगे, तो इसलिए जब भी आप कोई पोस्ट करते हो तो बहुत सोच समझ के पोस्ट करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे साइबर बुलिंग और साइबर ट्रोलिंग जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना, साइबर स्टॉकिंग लाइक। पर्सनल ब्लॉग्स में भी बेस्ड ऑन कंटेंट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर पर्सनल ब्लॉग है तो उसमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। यस, आपको ब्लॉगिंग करना है, कुछ मैसेज बनाना है तो पहले आपको वो मैसेज फ्रेम करना होगा, फिर आपको वो टाइप करना होगा, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू रेगुलरली अपडेट ऑन द ब्लॉग्स। नाउ पीपल में लीव रूड और अप्रोप्रिएट कमेंट। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपके ब्लॉग पे कमेंट अच्छे ही अच्छे आए, रूड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स भी हो सकते हैं जिससे आपको हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी ब्लॉगिंग करो ना तो बी केयरफुल, सामने वाले की सोच कर करना कि कोई आपके उस पर रॉन्ग कमेंट ना करे, कोई भी आप ऐसी चीजें शेयर मत करना जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चलिए, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आए तो लिख कर आओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेब एड्रेस और URL, ठीक है। अब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो किसी ना किसी नाम से जानी जाती है। आप जिस घर पे रहते हो उस घर का एक एड्रेस है, आपका कुछ नाम है जिससे आप पहचाने जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई नाम नहीं है, तो आपको कैसे पहचानेंगे। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आई। वैसे ही सर्वर पर जो इतनी बड़ी स्पेस होती है, उस स्पेस पे सारी वेबसाइट जो स्टोर होती है वो किसी ना किसी नाम से स्टोर होती है, किसी ना किसी एड्रेस से स्टोर होती है, जिनसे उसे हम पहचानते हैं। CBSE की वेबसाइट cbse.nic.in से पहचानी जाती है। आपके स्कूल की वेबसाइट स्कूल के नाम से पहचानी जाती है। NCERT की वेबसाइट ncert.nic.in से पहचानी जाती है। ऐसा तो है नहीं CBSE की 10 वेबसाइट है, NCERT की 50 वेबसाइट है एक सेम नाम से, या 2-3 वेबसाइट है। इंडिविजुअली एक नाम से एक ही वेबसाइट होगी जो सर्वर पर स्टोर होगी, तो उस नाम को, उस एड्रेस को कहते हैं हम वेब एड्रेस या फिर URL। URL का फुल फॉर्म आता है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, अ लोकेशन ऑन सर्वर इज कॉल्ड अ वेब एड्रेस। वो लोकेशन, वो एड्रेस जो कि सर्वर पर स्टोर होता है किसी भी वेबसाइट का। ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस। हर एक वेबसाइट का यूनिक ही एड्रेस होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि CBSE.nic.in नाम से आपको 4 या 5 वेबसाइट मिल रही है। एक इंडिविजुअल वेबसाइट ही, यूनिक वेबसाइट ही एग्जिस्ट करती है सर्वर पर, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से। इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट है वो सब रिसोर्स की तरह ट्रीट होती है। जिस जगह स्टोर होती है वो लोकेशन वहां पर ट्रैक की जाती है, ठीक है। और जिस लोकेशन पे स्टोर करते हो वो लोकेशन फिक्स्ड होती है, उस एड्रेस का नाम फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तो अब आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये अच्छे से समझ में आ गया, इसका फुल फॉर्म भी क्लियर है ना। अब फाइल इंटरनेट एड्रेस और URL इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब हर एक URL यदि आपने ध्यान से देखी हो तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। याद रखना, URL की डेफिनेशन आती है, इसका फुल फॉर्म आता है, एज वेल एज URL कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है ये भी आता है, ठीक है। तो URL 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है प्रोटोकॉल, अभी प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी समझाऊंगी। दूसरा होता है एड्रेस, नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर। पहले तो सर्वर का जो प्रोटोकॉल है वो किस प्रोटोकॉल से आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, जिस सर्वर पे आपकी वेबसाइट स्टोर है। दूसरा उस सर्वर का एड्रेस, और तीसरा उस सर्वर पे वेबसाइट में कौन सी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो, है ना, उसकी लोकेशन। जैसे मान लो मुझे एक्सेस करना है CBSE.nic.in में क्लास 10 को, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि सबसे पहले आप देखोगे HTTPS लिखा होता है या HTTP लिखा होता है। सो दिस इज व्हाट, कोई भी URL को देखना, जब आप वेब ब्राउजर खोलते हो तो एड्रेस बार में आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये HTTPS क्या हुआ बेटा, प्रोटोकॉल हुआ। जो अभी मैंने बताया था कि बिना प्रोटोकॉल इंटरनेट पे कुछ हो ही नहीं सकता है। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, है ना। तो वही रूल्स रेगुलेशंस जो है, जो डिसिप्लिन है, वही स्कूल के प्रोटोकॉल्स है, स्कूल के रूल्स है। ऐसे इंटरनेट
इंटरनेट पे भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनके बिना आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। वही रूल्स रेगुलेशंस क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, वैरायटी ऑफ वर्क वी कैन डू, ओके, वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स वी कैन एक्सेस। तो वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTPS, किसी भी URL में सबसे पहला प्रोटोकॉल ही होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका डोमेन नेम। क्या आता है? डोमेन नेम। अब सपोज यदि मैं डोमेन नेम की बात करूं तो जिसको आगे हम अभी डिस्कस भी करेंगे, सपोज हम cbse.nic.in की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये नेम ऑफ सर्वर, नेम ऑफ वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। सर्वर पर जिस नाम से वेबसाइट आपकी स्टोर है, ये दूसरा पार्ट। अब इसमें मुझे एक्सेस करना है मैम क्लास 10, तो आप देखोगे यहाँ पर क्लास 10 को मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। क्लास 10 में हम एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट को, तो ये बेसिकली इस वेबसाइट में इस पाथ को आप एक्सेस कर रहे हो। इस वेबसाइट में पहले आपको क्लास 10 पे जाना है, फिर CA में जाना है, तो दिस इज द पाथ, दिस इज द लोकेशन वेयर यू वांट टू रीच इन दिस वेबसाइट। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो किसी भी URL के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्रोटोकॉल, सेकंड डोमेन नेम एंड थर्ड इट्स लोकेशन। जिस फाइल को एक्सेस करना है उस फाइल की लोकेशन। क्लियर? अच्छे से क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं सर्वर और उनके प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे मेजर प्रोटोकॉल जिसके बिना इंटरनेट यूज नहीं करते हो, दैट इज TCP/IP। याद रखना, ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है। जो इंटरनेट पे नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ना, तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी फाइल जब ट्रांसफर होती है दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, तो जो प्रोटोकॉल काम करता है वो FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बाइनरी फाइल्स के फॉर्मेट में, टेक्सचुअल फाइल के फॉर्मेट में आपका डेटा अरेंज होता है हायरार्किकल वे में। आगे बढ़े, अगर आपको ट्रांसफर करना है, यहाँ पे वही TCP/IP प्रोटोकॉल की बात कर सकते हैं, तो गूफर भी एक प्रोटोकॉल होता है जो ओल्ड टाइप का प्रोटोकॉल है, आजकल TCP यूज होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। HTTP की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली सर्वर से इंफॉर्मेशन को क्लाइंट तक पहुंचाना, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को उठा के रिक्वेस्ट ले जाके सर्वर तक पहुंचाना, सर्वर से रेस्पॉन्स लेकर आकर क्लाइंट को देना, ये काम होता है HTTP का, हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करना। इमेज, ऑडियो, वीडियो, वेबसाइट्स के फॉर्मेट में, वेब पेज के फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मेल, जो बेसिकली मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूं तो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल है, SMTP एंड POP। SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। POP प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल को रिसीव करते समय यूज होता है। तो ये मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है न्यूज से रिलेटेड भी, दैट इज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। इट इज यूज्ड इन न्यूज ग्रुप्स। बेसिकली न्यूज ग्रुप्स जब आप क्रिएट करते हो ना, तो वहां पे ये प्रोटोकॉल काम करता है। इसके अलावा कुछ डोमेन नेम्स है। प्रोटोकॉल तो समझ में आ गए। अब डोमेन नेम की बात करूं तो .com किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे cbse.nic.in, NIC.in किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे .com कमर्शियल वेबसाइट्स को डिनोट करता है, जैसे amazon.com ओपन करते हो आप, ठीक है, myntra.com, राइट। आ रही बात समझ में? ये कमर्शियल वेबसाइट्स है, तो .com इंडिकेट्स द कमर्शियल वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो वो किस टाइप की होगी वो डिफाइन करेगा इसके डोमेन ID के थ्रू, डोमेन नेम के थ्रू, ठीक है। अगर एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो .edu से शो होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट बना रहे हो तो .gov होगा। अभी mponline.gov.in, क्योंकि MP ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो .gov से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। मिलिट्री की वेबसाइट है तो .mil से शो होगा। इन नेटवर्क रिसोर्सेज और नेटवर्क की कोई वेबसाइट है तो .net से शो होगा। मतलब जो ISPs होते हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी जो वेबसाइट होती है वो .net से होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट NGOs वगैरह जो है वो .org से शो होती है। कंपनीज जो है वो .co से शो होता है एंड .tv टेलीविजन वेबसाइट्स के लिए होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से? ये इनके फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं, और ये प्रोटोकॉल्स हैं क्या, इनके क्या फुल फॉर्म है और ये क्या काम करते हैं, ये आपसे पूछते हैं। तो दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ना हमने पहला चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और ये वापस से डोमेन IDs लिखे हुए हैं उसी तरीके से, एंड होपफुली आपको समझ में आ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है ना, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटोकॉल। तो मैंने बताया प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनेट पे किसी भी काम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP प्रोटोकॉल, आपको मेल ट्रांसफर करना है तो SMTP प्रोटोकॉल, आपको यदि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना है तो TCP/IP प्रोटोकॉल। तो हर एक टास्क के लिए
प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है इंटरनेट पर, ठीक है। तो प्रोटोकॉल इज यूजुअली अग्रीड अपॉन और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा और एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। टू मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स ऑफ WWW आर, वन इज HTTP एंड अदर इज HTTPS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, हर साल पेपर में आता है, एवरी ईयर ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं HTTP की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी बताया, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही है, सर्वर से जो हाइपर टेक्स्ट उठकर क्लाइंट तक आ रही है और क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक, ये किस फॉर्मेट में जा रही है, इसके लेन देन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब ये दो टाइप के हो गए, HTTP जो लेस सिक्योर है, HTTPS जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब मैम सिक्योरिटी क्या, यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप किसी वेबसाइट के आगे देखते हो ये पैडलॉक साइन ओपन होता है, मतलब HTTP प्रोटोकॉल की बात कर रही हूँ, और यदि ये पैडलॉक साइन लॉक्ड होता है तो मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HTTPS की। तो S आपको सिक्योरिटी दे रहा है किसके थ्रू, एक और प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आपको सिक्योरिटी मिल रही है, तो HTTP लेस सिक्योर, और जो सिक्योरिटी दे रहा है तो वो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तब जाके HTTPS बनता है। ये लॉक्ड साइन, ये अनलॉक साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप जो बेसिकली म्यूजिक सुनते हो, कोई एंटरटेनमेंट के लिए मूवी वगैरह देख रहे हो, या आपको कोई गेम खेलना है, तो आप यहाँ पे HTTP का यूज कर सकते हो, HTTP वाली जितनी वेबसाइट्स है उनको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वही जब आप शॉपिंग कर रहे हो, वहां पे आपको पेटीएम या UPI का यूज करना होता है, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूजर ID, पासवर्ड यूज हो रहे होते हैं, तो वहां जरूरी है कि हम HTTPS का यूज करें, या कोई बैंकिंग वेबसाइट्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई मेल ट्रांसफर कर रहे हो, तो HTTPS होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो ध्यान रखना, HTTP ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर, HTTPS प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर के साथ में डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब वो सिक्योरिटी फीचर क्या है, वो है आपका SSL, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। मतलब HTTP एक सिंगल प्रोटोकॉल है विदाउट सिक्योरिटी, HTTPS विद सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए इसमें एक और प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दैट इज SSL, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को। इस SSL में होता क्या है, कैसे सिक्योरिटी होती है, इनक्रिप्शन के थ्रू। कैसे सिक्योरिटी होती है, इनक्रिप्शन के थ्रू। अब इनक्रिप्शन पता है ना, सपोज मान लो कि ये एक यूजर है ना, सेंडर है जिसने डेटा सेंड किया, और ये एक रिसीवर है जो डेटा को रिसीव करेगा। अब यदि वो HTTP के थ्रू डेटा सेंड करेगा, HTTP के थ्रू डेटा सेंड किया, बीच में यहाँ कोई हैकर बैठा हुआ है और वो अगर इस डेटा को एक्सेस करेगा तो आराम से एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो HTTP के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है। अब मान लो यदि हम HTTPS के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा इनक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू। और ये लॉक करने का काम कौन करेगा, ये इनक्रिप्शन का काम कौन करेगा, SSL डेटा को लॉक कर देगा, और इस लॉक की किसके पास होगी, सिर्फ रिसीवर के पास। ध्यान रखना, इस ताले की चाबी किसके पास होगी, रिसीवर के पास। तो ये लॉक्ड डेटा जब ट्रेवल करेगा तो उसको कौन ओपन कर सकता है, सिर्फ रिसीवर। बीच में यदि कोई हैकर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा भी तो वो डेटा उसके काम का नहीं होगा, क्योंकि वो लॉक्ड होगा, वो इनक्रिप्टेड होगा, किसी और फॉर्मेट में ही उसको दिखेगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं होगा। ओरिजिनल फॉर्मेट में सिर्फ वो रिसीवर ही एक्सेस कर पाएगा। और ये काम कौन कर रहा है, HTTP एक डेटा को तो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ये सिक्योरिटी का काम कर रहा है यहाँ पे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब HTTP SSL के साथ में मिलकर काम करता है तो सिक्योरिटी देता है, अदरवाइज नहीं देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, यहाँ आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूजर ID, पासवर्ड, इनको शेयर कर सकते हो। ये जनरली एंटरटेनमेंट, ब्लॉग्स या कोई आर्टिकल वगैरह आपको देखना है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो HTTP से कर सकते हो। लेकिन वही यदि आपको लॉगिन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स वगैरह ट्रांसफर करनी है तो आप HTTPS का यूज करते हो, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई भी एडिशनल टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल, SSL सर्टिफिकेट, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है, सिक्योर चैनल के लिए, सिक्योर कनेक्शन के लिए, ठीक है। लिख कर आओगे डिफरेंस आराम से आगे एग्जाम में। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अभी इंटरनेट का यूज क्यों करते हैं मैम हम, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए। सबसे कॉमन यूज इंटरनेट का होता है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज इंटरनेट का इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए ही होता है। और सबसे कॉमन मतलब जो शुरुआती दौर से यदि इंटरनेट को यूज किया जा रहा है तो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए ही होता है। इससे आपका टाइम बचता है,
आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करनी होती है, और करंट इंफॉर्मेशन जो है आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टूड होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है, आजकल तो हिंदी को भी सपोर्ट करता है, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। अप टू डेट, वही करंट इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती है, ओल्ड इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हो बट अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सर्वर से, वो सिर्फ एक डेटाबेस से नहीं, मल्टीपल डेटाबेस से सर्च होकर इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरियस फॉर्मेट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इवन आप इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो इंटरनेट पर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगता है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लगती है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके या किसी डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके रख सकते हो, है ना। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के क्या हो गए, ये एडवांटेजेस हो गए। वहीं यदि हम बात करें नेट सर्फिंग की, तो जब आप इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, वेब को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो इस प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, नेट सर्फिंग। ये दो नंबर में आते हैं बेटा, एक नंबर में एमसीक्यू में, दो नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी यदि क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, तो क्या बताओगे। डाउनलोडिंग का मतलब होता है जब हम इंटरनेट से अपने सिस्टम पर, जब आप सर्वर से क्लाइंट पर किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वो डाउनलोडिंग। और जब आप अपने क्लाइंट सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर कर रहे होते हो तो उसको अपलोडिंग कहते हैं, है ना। होपफुली आपको पता है, आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को आप पब्लिक करना चाहते हो, दुनिया के सब लोग उसको देखें उस वेबसाइट को, तो आप उस वेबसाइट को अपने सिस्टम पे बनाओगे, जब तक वो सिर्फ आप ही के थ्रू यूज होगी, आप ही उसको देख पाओगे। लेकिन जैसे ही उसको आप स्टोर कर दोगे वेब सर्वर पर, तो पूरी दुनिया उसको देखेगी, क्योंकि वो पब्लिक हो चुकी होगी। तो जब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट सर्वर पर स्टोर करते हो तो इसको अपलोडिंग कहते हैं। और जब सर्वर पर इंस्टॉल्ड वेबसाइट के फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम पर, क्लाइंट सिस्टम पर स्टोर करते हो, तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ध्यान रखना, मेक अ कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड वेब पेज और फाइल डॉक्यूमेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग, है ना। ये बेसिकली, और अपलोडिंग समझ में आ चुका है। नाउ टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। ये जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की जो टर्मिनोलॉजी है, ये कब स्टार्ट हो गई थी, 1970s के टाइम पर ही। ठीक है जी, चलिए क्लियर हुआ इतना, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल समझ में आ गया। नाउ ईमेल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस, सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस इंटरनेट की, दैट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आप कहते हो। ठीक है, पॉपुलर सर्विस। बिना ईमेल आप एक गेम तक नहीं खेल सकते हो, आप ना शॉपिंग कर सकते हो, ना आप कोई वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ना आप किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। आपको भाई ईमेल की जरूरत पड़ती ही है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना हो, चाहे कोई शॉपिंग करनी हो आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन, या कोई मूवी को डाउनलोड ही क्यों ना करना हो, आपको ईमेल की जरूरत पड़ती है। तो ईमेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। पहले के जमाने की यदि बात करें तो जो डेटा, जो मैसेज को ट्रेवल किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, वो कबूतरों के थ्रू, है ना। कबूतर जा 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 आपका जो मैसेज वो लेकर जाता था, मूवी तो आपने देखी होगी, है ना। इसके अलावा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती गई, कबूतरों का जमाना खत्म हुआ, हम आ गए कहां पर, टेलीफोन पर। उसके भी पहले हम पोस्ट लेटर पर आ गए। भाई डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, आपका पोस्ट लेटर लेकर जाता था, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन में आराम से, यदि आपने एड्रेस सही लिखा है तो आपका पोस्ट लेटर पहुंचता था। टाइम कंज्यूमिंग, है ना, पेपर पेन लिखना विकना सब चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक थी। फिर आ गए हम कहां पर, टेलीफोन पर। अब टेलीफोन के थ्रू आप कम्युनिकेशन करने लगे हो। अब टेलीफोन के बाद आज इस एरा में हम जो है जी रहे, इंटरनेट की दुनिया, यहाँ पर मैडम हम अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। ईमेल उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ईमेल में हर 2 पर्सन जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके अपने अपने एड्रेस होते हैं। जैसे आप और आपका दोस्त अलग अलग जगह पर रहते हो, अलग अलग एड्रेस है, बिल्कुल वैसे ईमेल में यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस होने चाहिए। जितने पर्सन अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हर एक का यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये एड्रेस कैसा होता है मैम, ये एड्रेस यूजर नेम और डोमेन नेम में डिवाइड होता है। मतलब यूजर नेम होता है और यहाँ पे आता है आपका डोमेन नेम कि किस वेबसाइट पे आप क्रिएट करने वाले हो, और ये सेपरेट होता है किससे, ये सेपरेट होता है एक ही सिंबल से जिसको हम कहते हैं @ इस @ की जगह पर डॉलर, हैश, डॉट ये कुछ भी नहीं आता है बेटा जी, सिर्फ @ ही यूज होता है, याद रखना। ठीक है, तो यूजर नेम बदलता है, हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए ये यूजर नेम यूनिक होता है, बट ये डोमेन नेम सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ अपनी, तो मैंने बरखा गुप्ता नाम से एक क्या किया हुआ है,
एक बेसिकली ईमेल क्रिएट किया हुआ है, तो barkagupta@gmail.com, आप समझ पा रहे हो। तो ये gmail.com आपकी ईमेल आईडी के लिए भी होगा, मेरी ईमेल आईडी के लिए भी होगा, क्योंकि एक डोमेन है, एक वेबसाइट है जिसपे हम अपना यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये यूजर नेम आपका बदलेगा, जो कि @ से सेपरेट होगा। बाकी आप यहाँ पे डोमेन नेम अलग अलग यूज कर सकते हो, जैसे जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, है ना, इनका आप यूज कर सकते हो। आप पर्सनल भी डोमेन अपना परचेज कर सकते हो, जैसे कि आजकल पर्सनल जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो यूज करती हैं। तो ईमेल के बारे में आगे तो क्या लिखोगे, ईमेल इज यूज्ड टू सेंड और रिटन मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, आपको यूएस में किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो आराम से। बस शर्त ये है कि वो बंदा भी ऑनलाइन होना चाहिए, वो भी इंटरनेट यूज कर रहा हो, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। सो वन सच पैरामीटर ऑफ ईमेल एड्रेस इज इट इज कॉमनली टेक इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, यूजर नेम @होस्ट नेम या डोमेन नेम। आप होस्ट नेम भी लिख सकते हो, डोमेन नेम भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है pasaka@hotmail.com, तो हॉटमेल हो सकता है, जीमेल हो सकता है, याहू मेल हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है ना। बेसिकली इस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है मैम, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ईमेल होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हो, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज क्या है मैम, लो कॉस्ट होती है, स्पीडली डेटा ट्रांसफर होता है, स्पीडली मेल ट्रांसफर हो जाता है, वेस्ट नहीं होता कुछ भी, पेन पेपर जैसा स्टेशनरी आइटम कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, इजी ऑफ यूज होता है, ऑब्वियस इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, एमटेक वगैरह डिग्री विग्री लेनी है, पीएचडी करना है, जब जाके ईमेल कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक दैट ना। एक नॉर्मल पर्सन भी यदि आप उसको बताओगे, उसको लेटर एप्लीकेशन लिखना आता होगा, तो वो आराम से इसको यूज कर लेगा। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए होता है, मतलब यदि आपने कोई पोस्ट लेटर लिखा तो वो तो चला गया, आपके पास क्या प्रूफ है, एक टिकट रहता है बस आपके पास में, है ना। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन समझ रहे हो, आप यदि ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हो तो वही ईमेल आपके पास सेंट फोल्डर में सेव रहता है। आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद दूसरे ही दिन उसको एज ए रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो स्पीडली ट्रांसफर भी होता है। अब बात करते हैं, अगर सामने वाला बंदा जिसको आपने ईमेल सेंड किया है वो तुरंत अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होती है। ऐसे नहीं कि तुरंत इमीडिएटली आप उसको परेशान हो रहे, हैक्टिक हो रहे हो कि भाई एक्सेस नहीं किया, है ना। तो पेशेंसफुली काम करना होता है। नाउ इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशंस की बात करें तो क्या होता है मैम कि वन टाइम तो कॉस्ट लगती है ना। एक बार नेटवर्क भी स्टैब्लिश करोगे तो कॉस्ट लगेगी। तो वही बात है यहाँ पे कि कुछ हार्डवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वन टाइम यहाँ पे कॉस्ट आपको पे करनी होती है, और एक हैस्टी मीडियम हो जाता है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल लिखना है, इससे अच्छा होता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, फटाफट 2 लाइन का टेक्स्ट लिखा, और नहीं लिखना तो इमोजीज भेज दो मैम, काम हो जाता है। मेरी बात समझ में आई। हाउ इट इज हैस्टी मीडियम कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे आप लेटर एप्लीकेशन स्कूल में लिख कर देते हो ना, वैसे फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ईमेल लिखना होता है। अब ईमेल को यूज कैसे करना है ये तो होपफुली सभी को पता होगा। ईमेल सेंड कैसे करते हैं ये भी पता होगा। कंपोज पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से एक फॉर्मेट खुलता है, ध्यान से समझ लो, कभी आ गया इनकेस तो। वैसे आता नहीं है, आता सिर्फ इतना ही है, टू लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। ठीक है, फ्रॉम में आता है योर एड्रेस, टू में आता है आपके फ्रेंड का एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस अलग अलग है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अभी बताऊंगी मैं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट की ये किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सपोज सिक लीव के बारे में आपको ईमेल सेंड कर रहे हो तो एप्लीकेशन टू सिक लीव, या कहीं आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आता है यहाँ पे मैसेज बॉडी, आप पूरा कंटेंट ग्रीटिंग्स के साथ, डियर फ्रेंड या रेस्पेक्टेड मैम, सर, व्हाटएवर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ग्रीटिंग्स के साथ में अपना पूरा कंटेंट यहाँ लिखते हो। अब इसके साथ में हम फाइल्स अटैच कर सकते हैं मैम। फाइल्स, कोई भी ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज यदि आपको ऐड करनी है तो आप वो इमेज, यहाँ पे एक अटैचमेंट का साइन आता है जिसके थ्रू आप इमेज को ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के बाद आपको सिंपल करना होता है सेंड, तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस लिखा उस पर ये मेल सेंड हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि आप मल्टीपल पर्सन्स को भी मेल सेंड कर सकते हो। तो मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करने के लिए क्या करना है मैम, तो मल्टीपल पर्सन्स को जब आपको मेल सेंड करना होता है ना बेटा, तो यहाँ पे 2 में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सीसी और एक बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये ध्यान रखना। सीसी मतलब जो मैसेज आपने एक से ज्यादा पर्सन्स को भेजा उसकी लिस्ट, रिसिपिएंट लिस्ट सभी तक विजिबल हो गई। सपोज कि मुझे मेरे बर्थडे का इनविटेशन आप सभी को भेजना है, तो 10 स्टूडेंट है जिनको शेयर करना है, तो यदि मैंने सीसी का यूज किया, सीसी में मैंने 2 में पूरे 10 स्टूडेंट्स के जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को पता चलेगा, उसके पास वो रिसिपिएंट लिस्ट विजिबल हो जाएगी कि ये एक मैसेज कितने कितने लोगों को भेजा गया है।
बट व्हाट अबाउट यदि आप ये चाहते हो कि ये सिक्योर रहे, किसी को पता ना चले कि ये मैसेज कितने लोगों को भेजा है, तो आप बीसीसी में लिख सकते हो। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, मैसेज कितने लोगों को भेजा है ये उसको पता नहीं चलेगा, इंडिविजुअल के पास एक इंडिविजुअल कॉपी की तरह मैसेज जाएगा। ठीक है, तो सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें डिफरेंस एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो ईमेल से रिलेटेड समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर्च इंजिन की। सर्च इंजिन का नाम सुना है, सबसे पॉपुलर सर्च इंजिन जहां पे सर्चिंग करते हो दैट इज गूगल। अब आप बोलोगे मैम गूगल तो ब्राउजर है, बेटा गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। ये जो गूगल की सर्च बार दिख रही है ना, ये एक सर्च इंजिन है जहां कुछ भी लिखते हो तो हाइपरलिंक के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके सामने। तो सर्च इंजन इज यूज टू सर्चिंग द इंटरनेट, और नेट सर्फिंग के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं और सर्च इंजन पे सर्च करने के लिए किन टिप्स को आप फॉलो करते हो। क्या आप इंटरनेट पे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो? आपको यदि कोई ऐसा फ्रेंड फाइंड आउट करना है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हो, तो क्या आप इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। people.com नाम की वेबसाइट्स आती है, फाइंड सर्च करके कोई वेबसाइट्स आती है जिसपे आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब सर्चिंग के भी अपने रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैंने डिटेल में पढ़ा है वीडियो में, पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, सर्चिंग के भी कैपिटल लेटर्स से सर्च करोगे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैपिटल लेटर्स को जनरली यूज नहीं किया जाता है, हैश लगा के, हाइफन लगा के सर्च कर सकते हो, ऐसे कुछ रूल्स हैं। अब एक्चुअल में ये जो सर्च इंजन है काम कैसे करते हैं मैम, है ना। जो गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हो वेब ब्राउजर, उसमें जो गूगल सर्च इंजन है, आपने सोचा है कि आप सिर्फ लिखते हो, आपने लिखा सिर्फ कंप्यूटर, गूगल बार पे, सर्च बार पे आपने सिर्फ लिखा यहाँ कंप्यूटर और सर्च कर दिया, सर्च पे क्लिक कर दिया, क्विकली आपके सामने कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सब आपके सामने कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में आएगा मैम? हाइपरलिंक के फॉर्मेट में। तो ये सर्च इंजन ये सारी इंफॉर्मेशन क्विकली देता कहां से? तो बेटा ये सब होता है सर्वर साइड पे खेल। कहाँ होता है? सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे इंडेक्सिंग बॉट जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग सर्वर से, सर्वर पे भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, अलग अलग सर्वर से, अलग अलग फाइल से, डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और इसका एक इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, और वो इंडेक्स के फॉर्मेट में फिर कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करके एक प्रॉपर फाइल बनती है, और वो फाइल आपके सामने इस तरीके से हाइपरलिंक के फॉर्मेट में विजिबल होती है। अब आप सोच रहे हो मैम इतना सारा कुछ होता है? जी हाँ, इतना सारा कुछ होता है, लेकिन विद इन अ सेकेंड आपके सामने इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, जब सर्वर को इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में टाइम लगता है तो जरूर इस तरीके का एक सर्कल मूव कर रहा होता है प्रोसेसिंग वाला, कि अभी थोड़ा टाइम में प्रोसेसिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन सर्च हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, तो ये हो गया हाउ टू सर्च। अब यहाँ पे देखो सर्च इंजन के एग्जांपल लिखे हुए, गूगल, बिंग, याहू सर्च, आस्क, AOL, और इनकी URL लिखी हुई। गूगल की www.google.com, बिंग की bing.com। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, याद रखना। बिंग किसका है? सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, याहू का है, और आस्क एंड AOL। ठीक है जी, आ गई बात समझ में अच्छे से? चलिए बड़े आगे। सर्च इंजन कैसे यूज करते हो, देखो जो मैंने अभी समझाया वो पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। सर्च इंजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 3 एलिमेंट। सर्च इंजन 3 एलिमेंट के साथ में काम करता है। पहला होता है स्पाइडर्स, वेब क्रॉल्स और बॉट्स और एजेंट्स, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस सर्च। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? पहला होता है स्पाइडर्स, इनको वेब क्रॉल्स भी कहते हो, वेब क्रॉलर्स भी कह सकते हो, या फिर बॉट्स या एजेंट्स भी कह सकते हो। दूसरा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है डेटाबेस सर्च एल्गोरिथम। जैसे मैंने बताया कि मैंने सर्च किया कंप्यूटर, है ना, गूगल पर सर्च इंजन पर मैंने सिर्फ कंप्यूटर सर्च किया और इस सर्च बार पे क्लिक कर दिया। तो अब एक्चुअल में प्रोसेस क्या होगी? जो वेब क्रॉलर्स होते हैं इंटरनेट पर या बॉट्स होते हैं, वो बेसिकली आपकी इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं सर्वर तक। सर्वर की साइड पर होती है फिर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के पहले डेटाबेस में होती है सर्चिंग। क्या होती है? सर्चिंग। और सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं क्या? सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सपोज 10 से 15 20 डेटाबेसेस है, हर एक डेटाबेस में जाके सर्च करना, तो इसके लिए एल्गोरिदम लगाई जाती है कि इस पर्टिकुलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी। एक बार जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो जिन अलग अलग डेटाबेस से इंफॉर्मेशन मिली है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। और फिर अरेंज करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो ये 3 स्टेप्स है जो कि फॉलो की जाती है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं कुछ पॉपुलर वेब सर्विसेज की तरफ। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया? कहा था मैंने सेशन थोड़ा लेंथी होगा, तो बेसिकली आपका पूरा यूनिट यहाँ रिवाइज हो रहा है। एक एक टॉपिक, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा है। एक एक टॉपिक जो आता है एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन एज इट इज बनते हैं, ये सब क्वेश्चन के आंसर है बेटा जी, समझ रहे हो? चलिए टाइप्स ऑफ सर्विसेज पे आ जाए तो ईमेल पढ़ लिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ई ग्रुप्स, ई गवर्नमेंट, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन। अब इनको जल्दी से कवर करते हैं और इसके बाद में इस यूनिट को अलविदा कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो चैट की बात करें तो चैटिंग सभी को अच्छे से पता है। मैम क्या बात कर रहे हो मैम, हर कोई चैटिंग करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर्स, टेलीग्राम, सभी दूर हम चैटिंग करते हैं मैम, राइट। तो चैटिंग क्या है? चैटिंग बेसिकली एक टेक्सचुअल टाइप का कन्वर्सेशन है जो हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो इसको भी एडवांस कर दिया है मैम। टेक्सचुअल से आजकल हम इसमें इमोशंस को भी शेयर कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ इमोजीज। डिफरेंट वैरायटी ऑफ इमोजीज है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं चैट रूम्स की, उन वेबसाइट्स की जिनके थ्रू आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो, है ना। ये आपको ऑनलाइन वेन्यू प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेम इंटरेस्ट ऑफ पर्संस कम्युनिकेट करते हैं और चैटिंग करते हैं, जैसे IM सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, ICQ, ठीक है, और इसी के साथ IRC, इंटरनेट रिले चैट एंड वेब बेस्ड चैट। तो वेब बेस्ड चैट में आपके सारे आ जाते हैं, वेब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, ये सभी आपके वेब बेस्ड में आते हैं। इसके अलावा ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां पे जाके आप एक चैट रूम क्रिएट करते हो और उसके अंदर चैटिंग कर सकते हो। तो चैटिंग इज ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, ओके, याद रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है मैम? आजकल तो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो जो फेस टू फेस बातचीत होती है ना डिजिटली, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जिसमें आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स आ जाती है, बिजनेस मीटिंग्स आ जाती है, आप फ्रेंड्स फैमिलीज में बातचीत कर सकते हो, है ना। कहीं भी दूर दराज बैठे पर्सन के साथ में आप फेस टू फेस बातचीत कर सकते हो, इसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसमें एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको हम कहते हैं VoIP, याद रखना इस नाम को, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पर जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, जो इसको अलाउ करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, वो VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो चैटिंग होता है उसका नेक्स्ट डायमेंशन है। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज वीडियो फोन। यहाँ पे आपको हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे कैमराज हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है, इसके बिना आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो ये सारी चीजें इनबिल्ट आती है, एक मोबाइल फोन में आपको सब मिल जाता है ना। और आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो इसको वॉइस चैट को या हम बोले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ करते हैं। तो वी नीड अ कैमरा, वीडियो कंप्रेशन हार्डवेयर टूल्स और इंटरनेट। सबसे बेसिकली इंटरनेट चाहिए, तभी आप बात कर पाओगे। टेलीफोन लाइन, वीडियो फोन सॉफ्टवेयर व्हाइल टॉकिंग विच इज कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेस टू फेस टॉकिंग, ठीक है। पॉपुलर सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का नाम तो लिख ही देना। उसके अलावा स्काइप, गूगल मीट, ओके, एडोब एक्रोबैट कनेक्ट, AT&T, जो भी आप नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल से इसके आता है एग्जाम में। प्रोटोकॉल का नाम मत भूलना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। नाउ ई लर्निंग मीन्स व्हाट? अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ही है। मीन्स आप डिजिटली, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके मोबाइल, लैपटॉप, PC, इंटरनेट की मदद से आप एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में नेटवर्किंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से करके आओगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉन एज ई लर्निंग। ई लर्निंग टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जो आजकल हर जगह पॉसिबल है। आजकल स्कूल्स में भी आपको ई लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, भले ही आप स्कूल जाते हो तो ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में ई लर्निंग ही दी जाती है। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आजकल ट्रेनिंग सेशंस ई लर्निंग के फॉर्मेट में देते हैं, है ना। यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियोस वगैरह एक्सेस करते हो वो सभी ई लर्निंग के फॉर्मेट में होती है। अभी जरूरी नहीं कि एजुकेशनल वीडियोस ही हो, कुकिंग वीडियोस हो सकती है, कुछ गेम्स वीडियोस हो सकती है, जहां से हमको सीख रहे हैं वो ई लर्निंग, वो भी डिजिटल ही। बात समझ में आ गई? सो ई लर्निंग रिफर्स टू अ लर्निंग दैट टेक्स इन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हार्डवेयर होते हैं, इंटरनेट होता है, कैमराज होते हैं और आपके पास में माइक या स्पीकर होना चाहिए जिसके थ्रू आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। ई लर्निंग कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन एंड इट इज यूजेस अ वैरायटी ऑफ मीडिया लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक एनवायरमेंट्स एंड ई लर्निंग इज इवन बेटर देन अ क्लासरूम लर्निंग मैथड। क्लासरूम लर्निंग मैथड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप स्टडीज होती है, ऑल सारी चीजें। ई लर्निंग में 1-to-1 आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो स्टूडेंट पे। और इस क्लासरूम के लिए बाकायदा आपको रेडी होना है, स्कूल जाना है, ट्रैवल करना है ना। एक टाइम डेडिकेशन, टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है। ई लर्निंग में आप कभी भी कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, आप सो भी रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये 1-to-1 लर्निंग मेथड होती है, सेल्फ पेस्ड होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। 3D इन्वायरमेंट में आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 3D, 4D, 5G आ चुका है मैम आजकल। तो 3 डायमेंशनल वे में आपको ह्यूमन हार्ट, आई और सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। एनीवेयर एनी टाइम, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में स्कूल है तो वहीं पढ़ाई करोगे। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप ई लर्निंग ले रहे हो तो आप उस दिल्ली के उस स्कूल से भी पढ़ाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो एनीवेयर एनी टाइम, बस इसके लिए आपके पास में प्रॉपर हार्डवेयर होने चाहिए। ई लर्निंग के सॉफ्टवेयर क्या क्या हो जाएंगे बेटा? मूडल, ऑलेट, ई फ्रंट, SSP, सेमिनार्स, यूडेमी, आर्टिकुलेट, यूडासिटी, स्किल शेयर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल दिया मैम,
ये ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के नाम है। आप कुछ भी लिख कर आ सकते हो, आप यूट्यूब लिख सकते हो, वॉट एवर नेम यू वांट ना, जहां से आप सीखते हो कुछ चीजें, कोई एप्लीकेशन का नाम वो भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ई लर्निंग होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं। दिस इज सफिशिएंट टू लर्न। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो वेब सर्विस दिया हुआ है दैट इज ई बैंकिंग। मैम दुनिया ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की है। आजकल बैंक जाना कौन पसंद करता है मैम? सब अपने मोबाइल फोन से यूपीआई करते हैं, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, फोन पे वगैरह चलाते हो आप, क्रेडिट कार्ड को आप फोन से ही वो कर सकते हो, कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। कौन जाता है बैंक? कोई नहीं जाता है ना। बट फिर भी जब आपको बैंक जाकर कोई फॉर्म फिल करना है या बैंक जाकर ही बैंक वालों से कम्युनिकेट करना होता है, कुछ पॉलिसीज रूल्स या मीटिंग्स वगैरह करनी होती है, तो हम बैंक जा सकते हैं, है ना। बैंक बंद नहीं हुई है, लेकिन हाँ काफी काम आपके आजकल काफी हद तक आप कोई मनी ट्रांसफर करना, मनी विड्रॉल करवाना या वॉट एवर द वर्क आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलती है, जिसको ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पीसी बैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर process by which a customer may perform banking transactions electronically without visiting the brick and mortar बैंक। बिना बैंक जाए वो घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक को एक्सेस कर सकता है। अब क्या क्या कर सकता है मैम, इसके क्या एडवांटेजेस है? तो देखो एडवांटेजेस की बात करें तो कन्वीनियंट है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और आपको बहुत सारा जो है टेक्निकल नॉलेज लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको यदि बेसिकली मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी चलाना आता है तो आप आराम से इस पे यूज कर सकते हो। बहुत ईजी इंटरफेस होता है। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर आईडी, पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं, याद करना होता है। ठीक है, ट्रांसफर सर्विस अवेलेबल है, आप अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, आप आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांसफर कर सकते हो, अमाउंट डिपॉजिट, विड्रॉल करवा सकते हो। मॉनिटरिंग सर्विस आर ऑल्सो पॉसिबल। एंड मॉनिटरिंग मतलब यदि आपको अपनी पासबुक देखनी है, आपको अपना अकाउंट देखना है, कितना अमाउंट बचा है, कितना नहीं, वो कर सकते हो। ऑनलाइन बिल्स को पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, डिश टीवी बिल, वॉट एवर बिल्स आर देयर, आप वो भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मैम? देखो इंटरनेट जितना यूजफुल है उतना खतरनाक भी है बेटा, ध्यान रखना। मतलब इंटरनेट नाम की जो चिड़िया है ना, जिसको हम आजकल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं, वो जितना यूजफुल है, जितना कन्वीनियंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स, बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स भी होते हैं। लेस सिक्योरिटी की वजह से हम इसको यूज भी नहीं कर पाते और फ्रॉडुलेंट का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ दी हुई है कि सिक्योरिटी इश्यूज आर देयर, समटाइम्स द सिक्योरिटी इशू आर देयर, है ना। कोई हैकर्स या कोई ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैंकिंग वेबसाइट को डुप्लीकेट वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट डिफरेंट नेम। अगर आपने गलती से नाम सही नहीं देखा तो आप इस फ्रॉडुलेंट का हिस्सा बन सकते हो। तो समटाइम्स इट मे बी सिक्योरिटी इशू। वैसे तो बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ में ही प्रोवाइड करते हैं, आपको इनक्रिप्टेड वे में सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड बैंकिंग ऑफिसर, ऑब्वियस। अभी ई बैंकिंग का यूज कर रहे हो तो आप बैंकिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली। ट्रांजेक्शन, समटाइम्स ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम आर देयर, सर्वर फेल हो जाता है तो ट्रांजेक्शन नहीं होते। समटाइम्स लिमिट वॉज सेट कि आप इतनी लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं। लॉन्ग प्रोसीजर टू एक्सेस ई बैंकिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लिटिल बिट आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। एक बार यदि सीख गए तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। लॉन्ग प्रोसीजर होता है बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना। मैंने क्या बताया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन अगर एक बार काम कर लिया तो फिर इजीली कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ई रिजर्वेशन। चलो भाई बताओ ई रिजर्वेशन क्या होता है? बहुत इजी है मैम, कहीं भी घूमने जाना है, हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो हम रिजर्वेशन करवाने या तो एयरवेज या ऑफिस या फिर रेलवे ऑफिस नहीं जाते, हम खुद से ही हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में रिजर्वेशन के वेबसाइट्स अवेलेबल है, आईआरसीटीसी है ना, उनके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं। ठीक है जी, क्यों? तो घर बैठे आप रिजर्वेशन करवा सकते हो विदाउट गोइंग टू द ऑफिस, है ना। इसको कहते हैं हम ई रिजर्वेशन। सिर्फ रिजर्वेशन करवाना ही नहीं, कैंसिल भी करवा सकते हो, ट्रेन्स वगैरह विजिट कर सकते हो, फ्लाइट्स को विजिट कर सकते हो। सो दिस इज रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन क्या ट्रेन और फ्लाइट्स के ही है मैम? बिल्कुल नहीं, ये रिजर्वेशन किसी होटल्स के रूम के हो सकते हैं, ये रिजर्वेशन आपके कोई इवेंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन मतलब अपॉइंटमेंट आप किसी की भी पहले से जो फिक्स कर लेते हो वही रिजर्वेशन कहलाते हैं। तो ये टिकट्स हो सकते हैं, मूवी के टिकट्स हो सकते हैं, किसी इवेंट के टिकट्स हो सकते हैं, होटल रूम्स की बुकिंग हो सकती है, कोई टूरिस्ट पैकेज के टिकट्स हो सकती है, उसको आप बुक कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसमें सेफ्टी आपको मिलती है प्रॉपरली, है ना, इजी ऑफ यूज है, इजीली कर सकते हो आप बिना कहीं जाए हुए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना ट्रेवल कॉस्ट दिए। अवेलेबल एनीवेयर, आप यदि इंडिया में हो, आप ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हो तो आप इंडिया में रहकर भी अपना टूरिस्ट पैकेज बुक कर सकते हो और घूमकर आ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में रहकर
पर भी आप इंडिया की बैंक से कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। तो एनीवेयर एनी टाइम यू कैन यूज, एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ, ठीक है, तो फास्ट भी होता है। अगर इसके एप्लीकेशन एरियाज की बात कर ले तो ट्रैवल टिकट्स को बुक करने में, होटल रूम बुक करने में, स्पोर्ट मैचेस को बुक करने में, मूवी और थिएटर के टिकट्स बुक करने में, इवेंट्स के टिकट्स बुक करने में हम ई रिजर्वेशन का यूज करते हैं। तो ई रिजर्वेशन का यूज कहाँ होता है? इतनी सारी फील्ड्स में। इसके एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज है। होता क्या है? ये डेफिनेशन है। दिस मच इज सफिशिएंट। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आ गई कि क्या क्या इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ जाए आगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स और आते हैं, एग्जाम्पल्स याद कर लेना। अगर हम IRCTC वेबसाइट की बात करें, है ना, एयर टिकट्स के लिए, या फिर आपको मूवीज के टिकट्स बुक करने तो बुक माई शो, तो एक दो एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं ई गवर्नेंस की तरफ। तो बेटा आजकल गवर्नमेंट भी डिजिटल हो रही है। आजकल गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि लोगों को गवर्नमेंट के ऑफिसेस के धक्के ना खाना पड़े, लंबी लंबी लाइन में खड़ा ना होना पड़े। आपके सारे काम जो गवर्नमेंट ने आजकल सब कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी के थ्रू पॉसिबल कर दिए, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल कर दिए। आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, आपको पैन कार्ड बनाना है, अपना वीजा बनवाना है, आपको टिकट्स बुक करनी है, व्हाटएवर यू वांट, आपको किसी कॉलेज में सीट्स देखनी है, सब काम, सब एवरीथिंग, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, सब चीज आजकल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है गवर्नमेंट की, है ना। तो ई गवर्नेंस मींस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस इन गवर्नेंस विद द aim of fulfilling the requirements of common mean at affordable cost and fastest possible time। अब इससे क्या हो रहा है? ऑब्वियस आपका कॉस्ट बच रहा है, ट्रेवल कॉस्ट बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फास्ट वे में आपका काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है, आधार कार्ड अपडेट करवाना होता है तो आधार कार्ड की UIDAI वेबसाइट पे चले जाते हो। प्रोविडेंट फंड के लिए आपको अप्लाई करना है तो PF इंडिया वाली वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक है। आपको वीजा बनवाना है तो उसके लिए अलग से वेबसाइट होती है। तो ये कुछ वेबसाइट के नाम यहाँ लिखे हुए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, है ना, पेंशन पोर्टल, इंडियन नेवी, है ना, और GOI डायरेक्टरी, इंडियन इमेज, NIC, ये सारी आपकी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है। इसके अलावा आप जिन गवर्नमेंट वेबसाइट का नाम जानते हो वो लिख देना, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो तो ये भी कर लोगे अगर ई गवर्नेंस आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ई ग्रुप्स। अब मैम ई ग्रुप्स क्या होता है? ध्यान से समझो। ई ग्रुप्स का मतलब जो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हो ना, इंस्टाग्राम पे जो अपने फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप बनाते हो, आपके स्कूल का भी व्हाट्सएप पे स्कूल ग्रुप होगा, तो वहां पे उसी से रिलेटेड बातचीत होती है। बिल्कुल वैसे ही ई ग्रुप्स भी बनते हैं जो इंटरनेट पे बनते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी फॉर्म होती है जिसको हम ऑनलाइन कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पे वो सारे पीपल होते हैं जो एक कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया इंटरनेट पे, ई ग्रुप, जहाँ पे वही पर्सन मेरे साथ कम्युनिकेट होंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। और हम वहां पे जो डिस्कशन करेंगे ना, जो वो पे पोस्ट आएंगी जितनी भी, वो सब उसी से रिलेटेड होंगी। तो अ मैसेज पोस्टेड इन सच अ डिस्कशन इज नोन एज अ पोस्ट, वही पोस्ट कहते हैं जो मैसेज वहां पे आता है। इट इज लिस्टेड टुगेदर अ डिस्कशन बोर्ड। अब जो आपका टाइमलाइन होता है, जो फीड होता है ना, उसको यहाँ पे डिस्कशन बोर्ड कहा जाता है, जहाँ पे सारे पोस्ट विजिबल होते हैं। जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स है उस पोस्ट को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज जैसे आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में करते हो। अब यदि ई ग्रुप्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? Pinterest.com, Facebook.com, Twitter.com, LinkedIn.com, Skype.com, दिस ऑल आर द ई ग्रुप्स ना, जहां पे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। डन, इतना भी अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, क्या होता है वो भी हमने पॉइंट वाइज समझ लिया मैम। ओके जी, चलिए इसके बाद बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग, जिसका जमाना है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो सर्विस गेन कर रही है वो है सोशल नेटवर्किंग। दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसका सोशल नेटवर्किंग अकाउंट नहीं होगा, चाहे फिर हम इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की बात करें या ट्विटर की या लिंक्डइन की बात करें, ठीक है। सो सोशल नेटवर्किंग यूज ऑफ मीडिया, इंटरनेट बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स और अदर रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स। तो इन सारे सोशल मीडिया का ना सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स में यूज हो रहा है, बल्कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के लिए वैरायटी ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, दिस ऑल आर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? अब वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये सारे एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, देखो, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, यूट्यूब, ट्विटर, माईस्पेस, लिंक्डइन, फेसबुक, कोई भी 4-5 नाम लिखकर आ जाना एग्जाम में आया तो। अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है? तो देखो, सबसे पहला तो यूज होता है इजीली किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा,
जो भी आपको डिस्कशन करना है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कॉस्ट आप डिस्कशन कर सकते हो लोगों के साथ में, ठीक है। इंटरैक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक इन्वॉल्वमेंट इंटरैक्टिव होता है, और मोर अवेयरनेस, जो आपको न्यूज बाद में मिलेगी लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पे सारी न्यूज आ जाती है। जो भी कुछ दुनिया में चल रहा है वो सब सबसे पहले जहां अपडेट होता है वो होता है सोशल मीडिया। अवेयरनेस तो बढ़ती है, हाँ र्यूमर्स भी होते हैं लेकिन फैक्चुअल बातें भी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये लास्ट सर्विस है। अभी मोबाइल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बेटा मोबाइल टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले जो मोबाइल फोन आए थे वो थे एसएमएस टाइप के, है ना, जो 1G 2G मोबाइल फोन हुआ करते थे, राइट। उसमें आप सिर्फ मैसेज कर सकते थे, जिसको एसएमएस कहते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कुछ 165 या 255 कैरेक्टर तक ही लिख सकते थे। अगर इससे बड़ा मैसेज ट्रांसफर करते थे तो वो 2 मैसेजेस में ट्रांसफर होता था, और उसमें कीपैड वाले फोन चलते थे उस समय, है ना, याद है नोकिया का जमाना, ठीक है। फिर उसके बाद आए MMS, दैट इज मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। अभी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की बात करें तो इसमें आप वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक, जैसा आपको मैसेज सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैसेज की लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लिंक के फॉर्मेट में भी आप शेयर कर सकते हो, क्लियर। अब आते हैं उसके बाद थर्ड जनरेशन, एंड देन फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इन तीनों सर्विसेज को आप यदि समझोगे मोबाइल टेक्नोलॉजीज को, तो इनके फीचर, इनके डेटा ट्रांसफर स्पीड, और इनमें जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, कितनी स्पीड से, स्पीड, फीचर, डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड ऑल, और स्टोरेज कैपेसिटी, एरिया, इसी के बेसिस पे इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि एसएमएस की बात करें तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, जहां पे आप टेक्स्ट मैसेज को शेयर कर सकते हो। लॉन्ग मैसेज यदि आप शेयर करते हो तो वो पार्ट्स में ट्रेवल होता है। एमएमएस की बात करें, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, इसमें डिफरेंस आता ही आता है, मार्क कर लेना। यहाँ पे आप पिक्चर, ऑडियो, वीडियो जैसा कंटेंट मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे फोटो को क्लिक कर सकते हो, कैमरा इसमें इनबिल्ड होता है, और क्लिक करके फोटो शेयर कर सकते हो। इसमें कोई कैमरा वगैरह नहीं आता था, कीपैड टाइप मोबाइल फोन। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की बात बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर, मोबाइल फोन्स पर, तो ये वेब ब्राउजिंग की फैसिलिटी आपको देने लगे। देखो वेब ब्राउजिंग मतलब अब आप अपने मोबाइल फोन में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। इंटरनेट को एक्सेस करने के साथ साथ इसमें जो स्पीड थी वो केबी से एमबीपीएस में थी, 384 केबीपीएस से एमबीपीएस तक, तो लेस स्पीड के साथ में अवेलेबल होते थे। वहीं यदि हम बात कर ले 4G 5G की, तो आज आप जीबीपीएस में, एमबीपीएस में एक्सेस कर पा रहे हो, है ना, 2GB 1GBps में एक्सेस कर पा रहे हो। और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के फीचर्स भी अलग है। पहले हम सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे, अब हम इंटरनेट पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब हम इंटरनेट के थ्रू दुनिया भर का कोई भी काम, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एवरीथिंग, कुछ भी जो दुनिया में आजकल हो रहा है सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए जी, तो अब यदि आया तो लिख कर आओगे। एसएमएस, एमएमएस में डिफरेंस आता है, 3G 4G 5G में भी डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर आना। ओके, तो इसी के साथ में नेटवर्किंग वाला फर्स्ट यूनिट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है विद ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। वीडियो लेंथी इसीलिए होता है बेटा ताकि डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर पहली बार सेशन देख रहे हो, पहली बार कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक उठा के देखी है, या पहली बार यूनिट पढ़ रहे हो, तो अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ छोटे मोटे डाउट्स भी होंगे आपके, तो वो भी सब क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किसका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि अगला धमाकेदार वीडियो आपका HTML होगा, जिसमें कुछ समझ नहीं आता है मैम। HTML में जो टैग्स है उनको कैसे रन करें, प्रैक्टिकली आपको सब बताने वाली हूँ। अगला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, मतलब जो 30-20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे, मेजर क्वेश्चंस, वो HTML और CSS से ही बनेंगे, जो हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एक ही वीडियो में पूरा HTML खत्म कर दूंगी, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ कराओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों तक। और उससे भी इंपॉर्टेंट, यदि नोट्स एक्सेस करना चाहते हो बेटा जी, तो नोट्स के लिए नोट्स का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, दैट इज HTML। एंड टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।